हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FS, वर्ष 2024 का पहला सेट है। और आज इस सेट का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ प्रश्न के कुछ खंडों तक सीमित रखेंगे इस वीडियो को, और कई पार्ट में हम लोग इस पूरे सेट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन इसके दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 5 खंड हैं। खंड आ और बा, सा, ये सभी खंडों के नाम इन्होंने दिया है। खंड आ वैकल्पिक है, 1 नंबर का है। खंड बा भी 1 नंबर का है। खंड सा ये जो है ये 2 अंक का है, और ये अगला खंड है ये 3 नंबर का। तो यहाँ पे खंडों के बारे में जानकारी है, किस खंड के कौन से प्रश्न करने हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। हम लोग सीधे सीधे सवाल लगाना शुरू करते हैं, या फिर जहाँ से अपना प्रश्न पत्र शुरू हो रहा है वहाँ से बात करते हैं। पहला सवाल दिया है, सवाल नंबर 1 का पहला खंड। गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य होती है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पे साथों साथ हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी भी इसके बारे में लेते चलेंगे, और उसके बाद वैकल्पिक प्रश्नों को हल भी करते चलेंगे। तो प्रश्न दिया है, लुईस दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए लैम्डा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है। तो ये है सवाल नंबर 1 का पहला खंड। तो जो दे ब्रागली या दी ब्रागली तरंग दैर्ध्य होता है उसको लिखते हैं लैम्डा से, और सूत्र होता है h/p। ये एक एक बात आप नोटिस करते चलें। दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से संकेत इसके लिए लेते हैं, और h/p ये सूत्र होता है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और p यहाँ पे संवेग है। h का मतलब है, वैसे तो आपको केवल वैकल्पिक निशान लगाना है, लेकिन साथ में हम लोग इसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वो विकल्प कैसे आया होगा। तो h जो है ये प्लांक नियतांक है, और जो p है ये संवेग है, और इस p का सूत्र है m/v। m द्रव्यमान है, v वेग है। अब एक और सूत्र का इस्तेमाल किया गया है, वो है गतिज ऊर्जा। वैसे तो उसको k से लिखते हैं, लेकिन इसमें e से दिखाया है, तो गतिज ऊर्जा E बराबर होगा 12 mv स्क्वायर, ये होता है। हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, तो 2e का गुणा और m का भाग हो जाएगा, यानी v की वैल्यू होगी √2e/m। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं, और इसको दूसरा समीकरण कह देते हैं। हमने v की वैल्यू निकाल ली, और ये लैम्डा के लिए एक समीकरण है। तो अब इस समीकरण में ये जो p है यही है हमारा mv, यानी यहीं पे लिख देते हैं बराबर करके कि ये जो h बटे ये mv लिखा है, इसी v की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में v बराबर √2e/m रखने पर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, h/m √2e/m। अब ये जो m है, जब इसको रूट के भीतर लगाएंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2e/m पहले से था, और ये जो m आया ये m स्क्वायर बन गया। अब एक m से एक m कट के भी एक m रह जाएगा, यानी h/2em या me। तो हमारे पास सूत्र क्या आया, h/√2
2m/e। ये हो गया लुईस दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य के लिए लैम्ब्डा का व्यंजक या सूत्र। अब अपने विकल्प में खोज लेते हैं मिलता है या नहीं। तो इस विकल्प में देखो जो सबसे पहला है यही अपना जवाब भी है, लैम्ब्डा बराबर h/√2m/e। यही सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्न में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। इसको आगे कर रहे हैं और दूसरे सवाल की तैयारी करते हैं। सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड है। सवाल में दिया हुआ है इसमें कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो अनुगमन वेग की पदों में विद्युत धारा जो होता है उसका हम लोग पहले सूत्र लिखते हैं। विद्युत धारा I की जो वैल्यू होती है वो होती है NEAVD, जहाँ N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, A है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और VD है अनुगमन वेग। ये I की वैल्यू। अब चूंकि सवाल में बात कहा है ओम के नियम की, तो ओम के नियम में सिंपल V बराबर IR आपको ध्यान में रखना है। तो अब लिखेंगे चूंकि V बराबर IR होता है जहां पे R एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये जो V है V का सूत्र होता है E इंटू डी। E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और D मतलब कितनी दूरी तक विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो D है डिस्टेंस है और ये जो D है D का गुणा नहीं बल्कि यहाँ पे D मतलब ड्रिफ्ट है और यहाँ D का मतलब डिस्टेंस है। चाहे आप ER लिख सकते हो या EX लिख लो और I की जगह हम लिखेंगे NEAVD और इसके बाहर R। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। अगर हम दूरी को ना बदलें तो NEA किसी वायर के लिए NEA ये फिक्स होता है, साथ में उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स होता है। यानी E जो है ये समानुपात है VD के, यानी जितने ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उसके हिसाब से अनुगमन वेग होगा, या अनुगमन वेग डिपेंड कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। तो यहाँ पे जो मुख्य रिलेशन है उस पे आप ध्यान देना। इसके हिसाब से यहाँ पर जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिपेंड कर रहा है VD पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हम लोग विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं किसी वायर पर तो विभवांतर के कारण से उसमें धारा बहती है, अनुगमन वेग होता है, यानी VD डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और ये चीज सही, अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये है सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड। देखते हैं विकल्प में मिलता है या नहीं। VD E के ऊपर डिपेंड करता है और VD समानुपात E है, ये वाला इसका तीसरा विकल्प है। अगला सवाल है पहले का तीसरा खंड। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है तो वृत्ताकार भी नहीं होता, इसका एक ही ऑप्शन है वो है अतिपरवलय हाइपरबोल टाइप होता है। अगला सवाल है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि कौन सा सही रहेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग कि किसके लिए इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो ये है सवाल नंबर 1 का चौथा खंड है और पूछा उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी किस रंग के लिए ज्यादा होगा। तो ये उत्तल लेंस हमने बना दिया। मान लो कोई एक पैरेलल लाइन आ रही है, क्योंकि उसी से हम फोकस पता लगाते हैं कि कोई पैरेलल लाइन जो होती है वो किधर जाके मिल रही है। मान लो ये सफेद कलर है, ये श्वेत रंग की लाइट है, तो ये अलग अलग रंगों में यहाँ से विभाजित होना शुरू होगा, यानी अलग अलग जगह पर फोकस दूरी होगी। अगर श्वेत प्रकाश आ रहा है या एक से अधिक रंगों का मिक्सचर आ रहा है
तो जब वो घटक रंगों में वियोजित होगा तो वो अलग अलग जगहों पर जाएगा। तो जो सबसे कम मुड़ेगा वो ज़्यादा दूर होगा, जो और ज़्यादा मुड़ जाएगा और पहले मुड़ेगा, यानी फोकस दूरी इसके लिए सबसे कम हो जाएगी, इसके लिए फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, ये और बड़ी, ये और बड़ी, इस हिसाब से फोकस दूरी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन झुक जाता है प्रिज्म में? वो होता है बैगनी, यानी बैगनी रंग के लिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक सबसे बड़ा है और इसके लिए फोकस दूरी सबसे कम होगी बैगनी के लिए। लाल रंग सबसे आगे होता है, तो लाल रंग के लिए लेंस का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है, और ये इसका तीसरा वाला विकल्प है, लाल प्रकाश के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 का 5वां खंड। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है? तो इस सवाल में दिया है परिपथ में केवल संधारित्र है और परिपथ जो है वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। सवाल नंबर 1 का 5वां, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसमें कहा है एक संधारित्र जोड़ा गया है। धारा परिपथ में संधारित्र में प्रवाहित धारा और संधारित्र के सिरों के बीच या प्लेटों के बीच संधारित्र के सिरों के विभवांतर लिखेंगे, सिरों के विभवांतर के बीच कलांतर 90 अंश होता है। ये बात ध्यान रखें। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो उस समय पर संधारित्र में बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है उनके बीच का कलांतर 90 अंश होता है। लिखेंगे इसलिए औसत शक्ति क्षय या व्यय शक्ति हमेशा शक्ति औसत में ही रहेगी। इसको लिखेंगे P एवरेज से और सूत्र होता है VRMS इंटू IRMS cos I। तो जब हम cos 90 लिखेंगे, cos 90 का मान 0 होगा, यानी एक बार लिख देते हैं VRMS IRMS cos 90 और cos 90 का मान 0, यानी सब कुछ 0, यानी P एवरेज की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही अगर कह देता कि किसी उसमें केवल प्रेरक जोड़ा गया है तब भी औसत शक्ति क्षय की वैल्यू 0 होती। तो ये है सवाल नंबर 1 का 5वां खंड। अब देखते हैं विकल्प में ये कहा है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है P बराबर 0 दिया है, ये सही है। और अंतिम विकल्प है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखें तो 8 न्यूटन का बल लगता है। माध्यम का परावैद्युतांक बताओ। तो ये है सवाल नंबर 1 का 6वां खंड। सूत्र होता है F0/Fm बराबर K। F0 मतलब होता है निर्वात के बीच बल, Fm का मतलब होता है माध्यम के बीच लगने वाला बल, यानी माध्यम उपस्थित हो तब लगने वाला बल, और ये K उसका परावैद्युतांक है। तो कहा है कि 80 न्यूटन का बल लग रहा था और माध्यम में ले गए तो 8 न्यूटन का बल लगा, यही हो जाएगा K, यानी K की वैल्यू होगी 10। परावैद्युतांक का कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये K की वैल्यू 10, यही इसका सही जवाब होगा।
अब अगला सवाल दिखाते हैं। सवाल नंबर 2 का पहला खंड है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। ये भी 1 नंबर का है। सवाल नंबर 2 का पहला खंड कहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी। लेंस की वायु में फोकस दूरी 1/f है। फोकस दूरी का सूत्र f होता, तो इसको f से लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ANG, यानी यहाँ पे ANL भी लिख सकते हैं लेंस, या ANG हमने जहाँ पे G का मतलब बोला, ANG -1 1/r1 - 1/r2, और इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। और अगला है द्रव में डुबोने पर, तो लिखेंगे लेंस की द्रव में फोकस दूरी, जिसको लिखेंगे 1/f, W लिख देते हैं वाटर, तो ये होगा GNW। इसको GNW लिखने के बजाय WNG लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। शीशे का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष निकालेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखना, 1/r1 - 1/r2। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 कहते हैं। अब इन दोनों को आपस में भाग कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से भाग कर दो, या 2 में 1 से, चाहे जिसको चाहे जिससे भाग कर दो। 1 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/FA बटे 1/FW। तो R1 वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये होगा ANG -1 और नीचे WNG -1। ये FW ऊपर हो जाएगा और FA नीचे हो जाएगा, यानी FW/FA बराबर होगा ANG -1 बटे ANW -1, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यह है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 का ये दूसरा खंड है। सवाल दिया हुआ, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो आयनन विभव का सूत्र बता देते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड है। इसका सूत्र होता है आयनन विभव का, ये होता है Z² 13.6 बटे, Z से हमें मतलब ही नहीं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि बात यहाँ पे हाइड्रोजन की करा तो उससे हमें यहाँ कोई सरोकार है नहीं। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटे में n², ये होता है आयनन विभव। और वैसे अगर ऊर्जा की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। अब क्योंकि यहाँ पे मूल ऊर्जा स्तर की बात हो रही है, मूल ऊर्जा स्तर यानी n का मान 1 है, तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो आयनन विभव का मान होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही सवाल का जवाब बन जाएगा। अगला ये सवाल देखिए, सवाल है सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। यह है दूसरे का तीसरा खंड। सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड विद्युत चालकता के बारे में पूछा है। तो विद्युत चालकता जो होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो लिखेंगे विद्युत चालकता सिग्मा विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होता है।
ये हो गया, यानी सिग्मा की वैल्यू होती है 1/ρ। अब बारी आती है इसका मात्रक, और वो भी विमीय मात्रक या फिर विमीय सूत्र लिखने के बारे में बात होती है। तो हमें कोई ऐसा सूत्र मालूम होना चाहिए जिसमें ρ हो। तो हम चूंकि जानते हैं R बराबर होता है ρl/a, तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ, ये इस तरफ हो उस तरफ, ये हो जाएगा 1/r और l/a। 1/ρ को हम लिखते हैं सिग्मा, यानी ये हो जाएगा l/ra। तो अगर मात्रक की बात करें यहाँ पे, तो r1/r को हम ओम इनवर्स कह सकते हैं, और ये l/a को मीटर इनवर्स, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। अब बारी आती है इसकी विमीय मात्रक लिखना है। तो हम विमीय मात्रक लिखने के लिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हो, हम r का पहले सूत्र लिखेंगे जो कि होता है v/i a। i ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा IL/VA, और जो v होता है ये होता है W/Q, तो Q भी ऊपर हो जाएगा, यानी QIL/W/A। ये सूत्र होगा, और इसी के आधार पर हम इसकी विमा लिख डालेंगे। तो अगर बात विमा की करें तो Q का मतलब होता है IT, और एक आई यहाँ यानी I², और I² की विमा होगी A² इंटू T की विमा T, और L की विमा L, और नीचे W है, इसकी विमा होती है M, L² T पर ऋण 2 की घात, और बगल में A जो लिखा है ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के लिए होता है L²। तो ये L² L पे 4 की पावर, और उसमें से 1 कम हो जाएगा तो ऋण 3 बनेगा, और M नीचे है ये ऊपर जाएगा तो ऋण 1 बनेगा। T पे ऋण 2 की घात है, उसके साथ शामिल हो जाएगा तो 3 की घात होगी, और A का स्क्वायर बनेगा। ये हो जाएगी विद्युत चालकता की विमीय सूत्र। और दूसरे तरीके से इसको निकालना सीखते हैं कि कितना होगा। उसके लिए हमें सिग्मा का सूत्र लिखना होगा, जो कि होता है NE² τ/m। ये भी सूत्र है सिग्मा का, जहाँ n जो है ये है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब अगर यहाँ पे विमा बात करें तो n के लिए हम विमा लिखेंगे L पे ऋण 3 की घात, E के लिए विमा लिखेंगे E यानी आवेश, आवेश की विमा होती है AT, तो ये हो जाएगा AT इसके ऊपर वर्ग, यानी A² T²। टाउ समय है, यानी इसकी विमा होगी T, और यम वजन है, इसकी विमा होगी यम। तो ये नीचे से यम ऊपर हो जाएगा, तो यम पे ऋण 1, L पे ऋण 3 है, और T 2 है, एक ये मिलके 3 हो गया, और E पे 2 की घात। तो इस तरीके से भी हम सिग्मा की विमा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो दोनों बिल्कुल बराबर है। तो यही है सवाल नंबर 2 का पहला खंड। इसमें केवल परिभाषा और केवल ये विमा लिखना था जो यहाँ पे आया है, बाकी ये सभी चीजें नहीं करनी थी। इसको हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। सवाल दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो एक ही लाइन में जवाब है IRMS वैल्यू को। अमीटर जो होता है ये नापता है IRMS, यानी धारा के वर्ग माध्य मूल मान को नापता है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। इसमें पूछा है होल पर कितना आवेश होता है। तो जब P टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, P टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसी में होल पाए जाते हैं, और जो होल की आदत होती है ये होता है धनावेश, यानी धनात्मक प्रकृति का होता है, और इस पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसमें पूछा था कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का धनावेश होता है,
और पीएन संधि डायोड का एक चित्र बनाना है, केवल संकेत। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, ये है पी और ये है एन, इसको कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। और उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का 6वां खंड। कहा है इसमें रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है? तो सूक्ष्म तरंगों की ज्यादा होती है। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक की होती है सूक्ष्म तरंगों की, और रेडियो तरंगों की 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के रेंज में होता है। यानी सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति ज्यादा होती है और रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम होती है। यह है सवाल नंबर 2 का 6वां खंड। और उसके बाद अगला सवाल देखिए, नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो हम इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लें अपने दिमाग में या फिर आप अपने कॉपी पर लिख लें। नाभिक की द्रव्यमान क्षति, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के योगफल से कम होता है। या ऐसा कह दें कि नाभिक का द्रव्यमान या किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें जो न्यूक्लियन है उनके द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा एम से। ये हो जाएगा एम यानी न्यूट्रॉन का वजन प्लस प्रोटॉन का वजन। बाकी कितना इसकी संख्या है, आपको अगर एक को ए से लिखते हो तो एक को ए माइनस जेड से लिखना होगा, इस तरीके से। तो हम केवल इतना ही लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन के वजन प्रोटॉन के वजन को जोड़ने पर हम नाभिक का वजन घटा देंगे, तो घटाने पर हमें द्रव्यमान क्षति मिलती है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योगफल से हमेशा कम होता है, जो कि है द्रव्यमान क्षति, वो भी नाभिक की। उसके बाद है बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो किसी भी तरीके से अगर हम नाभिक के ये जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है इनको किसी तरीके से अगर हम इनको अलग कर सकें, या किसी परमाणु को हम किसी भी तरीके से उसके नाभिक को दो मध्यवर्ती नाभिकों में या समतुल्य द्रव्यमान के नाभिकों में अगर हम विभक्त कर सकें, तो उसको विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। यानी कितनी ऊर्जा के साथ नाभिक बंधा हुआ था उतनी ही ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के नाभिक अलग होता है। तो वो होती है बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। और उसके बाद एक अगला सवाल दिया हुआ है, ये है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। इसमें इन्होंने सवाल दिया, 2 नहीं बल्कि ये तीसरा है, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। इसमें इन्होंने सवाल दिया हुआ है ये वाला, क्राउन कांच के दो उत्तल लेंस लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो और क्राउन कांच का अपवर्तनांक दिया 1.65 अपवर्तनांक, ये दिया हुआ है। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f n-1 1/r1 - 1/r2। अब चूंकि लेंस अवतल है और यहाँ पे 1/f की वैल्यू दी है, क्षमता का मतलब होता है 1/f, तो इसकी वैल्यू इन्होंने दिया -2.5 और अपवर्तनांक दिया 1.65 ऋण 1। लेंस अवतल है तो पहले की त्रिज्या -r और दूसरे की त्रिज्या प्लस में r, तो ये हो जाएगा ऋण 2.5, इसको घटाएंगे 0.65 और ये हो जाएगा ऋण 2/r। ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा, तो r का मतलब होगा 65 में 0.65 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.3 आएगा, बटे में 2.5 डिवाइड करेंगे इसको अगर, तो r का मान ये लिखा 13/25, यानी भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5
2, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 5 130। और ये जो वैल्यू आई है ये आई है मीटर में, आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो, तो ये 52 सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा। यही है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। 2 नंबर का ये सवाल है, सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। तो पीएन जंक्शन डायोड है, तो इसके लिए हम इसका फिगर बना देते हैं। यह पी टाइप में होल होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इनको, यह पी और यह है एन, जब हम इनको जोड़ते हैं अग्र अभिनत का मतलब होता है पी को पॉजिटिव प्लेट से और एन को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना। जब हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो होल होते हैं ये इस तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलते हैं, तो यहीं पे बनता है एक अवक्षय परत जो कि काफी पतला होता है। यह है अवक्षय परत, एकदम से ये पतला लेयर का होता है, अवक्षय परत बन जाता है। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला करके पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं और उसके पी टाइप के प्लेट को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के माइनस टर्मिनल से यानी ऋणात्मक आवेश वाले प्लेट के साथ जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनत में पीएन जंक्शन डायोड का जुड़ा होना, या पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनत की संधि कहलाती है। तो जब ये इस तरीके से जुड़ जाता है तो जो होल होते हैं पी टाइप के वो एन से होते हुए बैटरी के ऋण पर आते हैं और जो एन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक बंद परिपथ बन जाता है और जिसकी वजह से इसके अंदर विद्युत धारा बहने लगती है। तो इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो यहाँ पे होल है। ऐसे ही इसके अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है और इसके अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। तो यह है पीएन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत की दिशा में इसका धारा का प्रचालन है, या किस तरीके से इसको जोड़ा जाए तब धारा इसके अंदर बहेगी, ये इसका जवाब है। सवाल नंबर तीसरे का ये तीसरा खंड है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर तीसरे का चौथा खंड। इसका पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो हमारे पास प्लेलिस्ट है चैनल पर सेमी कंडक्टर नाम से, उस पे आपको पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, एन पीएन जंक्शन, सेमी कंडक्टर की ई टू जेड जानकारी और डायोड का कनेक्शन वगैरह, फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, वो सारी बातें सिखाई गई हैं। तो प्लेलिस्ट में आप चेक करें सेमी कंडक्टर को। सवाल है अगला तीसरे का चौथा खंड। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास और सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, और ध्यान ये देना है कि हम इस RS की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे, यानी जो शंट की वैल्यू जितना हम छोटा से छोटा प्रतिरोध इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस R की वैल्यू यानी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी गिरती हुई चली जाएगी। तो ये RA से भी नीचे चला जाएगा, यानी RA की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, R की वैल्यू लेस देन हो जाएगी RA से, यानी अमीटर के प्रतिरोध से भी नेट प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो इसमें सिंपल बात पूछा था कि अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को अगर हम बढ़ा दें, ये जो शंट प्रतिरोध अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे तो परास घटने लगेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसके मापने की जो रेंज है वो घटने लगेगी, लेकिन शंट प्रतिरोध के जोड़ने से परास का मान, यहाँ पे इसका परास बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो विरोधाभासी जवाब आपको नहीं लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अमीटर में शंट प्रतिरोध जोड़ने से अमीटर का परास बढ़ जाता है।
और साथ में सुग्राहिता भी बढ़ती है। सुग्राहिता भी बढ़ती है, लेकिन शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने से परास घट जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना। इस प्रतिरोध के जोड़ने से तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी करने से इसकी रेंज घटने लगी, क्योंकि जैसे जैसे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, और साथ में इसकी सेंसिटिविटी जो है वो घटने लगेगी। लेकिन शंट प्रतिरोध का मान कम से कम रखने से उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ये है सवाल नंबर 3 का चौथा खंड। और उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 4 है और आगे के कुछ सवाल हैं, हम उनको आगे के पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इस पार्ट में हमने जो कुछ आपको समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।